हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड की। जी हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, तो आप यहां पर अगर 2024 में अपना बोर्ड्स का एग्जाम लिखने वाले हो तो आप यहां पर आराम से तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। हम 12th बायोलॉजी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपकी बुक एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उन्हें ये सारी बात पता है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। आगे आगे मतलब जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कहां पर छोड़ा था? मैंने बताया था आपको 4 थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है। 4 अलग अलग थ्योरी दी गई है कि इवोल्यूशन हुआ था, हुआ है, होता रहेगा, और क्या क्या हमारे पास थ्योरीज है, उससे कहने वाले कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। और क्योंकि हम ऑलरेडी 2 थ्योरीज पढ़ चुके हैं, जिनमें से सबसे पहली थ्योरी थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने सबसे पहले बताया था कि हाँ जी भैया इवोल्यूशन हुआ है, और उसने अपनी थ्योरी में बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, है ना। अब लेमार्क की थ्योरी में कुछ गड़बड़ें थी, उन गड़बड़ों को सुधारा गया और नई थ्योरी लाई गई अबाउट इवोल्यूशन। वो थ्योरी लेके आए थे हमारे डार्विन। जी हाँ, डार्विनिज्म, जिसे आप क्या कहते हो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे ये थे आपके लेमार्क। लेमार्क ने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की अबाउट इवोल्यूशन। उसके बाद डार्विन आए। डार्विन ने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरली सिलेक्ट की जाती है स्पीशीज बाय द नेचर, और जो फिट होती है एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर जाती है, और जो अनफिट होती है वो एनवायरमेंट में से आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है उनका। वो धीरे 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 करके वो स्पीशीज अपने आप ही इरेडिकेट होती चली जाती है जो अनफिट होती है। इट वॉज टोल्ड बाय डार्विन। डार्विन की भी थ्योरी में 4-5 नहीं लगभग 8 पॉस्टुलेट्स थे, 8 बातें उन्होंने कही थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आज उस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का हम प्रूफ पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इस थ्योरी को एक्सेप्टेबल मानते हैं, क्यों हम कहते हैं कि हाँ इसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। डार्विन ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे अबाउट वेरिएशन। मैंने आपको ये भी बताया था, उन्होंने कहा था कि वेरिएशन होता है किसी भी पॉपुलेशन में, और वेरिएशन मतलब बदलाव, कि एक स्पीशीज है उसमें से कोई एक मेंबर अगर अचानक से उसके अंदर कोई अलग हमें कैरेक्टर दिखाई देने लगे, किसी अलग तरीके का चेंज दिखाई देने लगे, अगर उस स्पीशीज के अलग मेंबर से कंपेयर करें तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। और उन्होंने कहा था कि वेरिएशन 2 तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी उन्होंने बताया कि ये होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। कब? जब हमारे क्रोमोसोम्स, मदर का और फादर का क्रोमोसोम मिक्स होता है तब रिकॉम्बिनेशन होते हैं, और वेरिएशन होता है मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो अलग वेरिएशन का होता है। ठीक है, इट वॉज गुड कॉन्सेप्ट, सही बात बताई उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने बोला कि दूसरा जो वेरिएशन होता है दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया। उन्होंने बोला कि कई बार पॉपुलेशन में एक अलग तरीके का वेरिएशन देखा जाता है जो कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन उस वेरिएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो टर्म नहीं दे पाए। और जो टर्म हम आज समझते हैं, आज हमें पता है, क्योंकि इस थ्योरी के बाद तीसरी थ्योरी जो आती है वो आती है आपकी म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का रीजन बताया गया, कॉजेस बताया गया कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता क्यों है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको कल भी बताया था, सडन, अचानक से, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी फिर होता है कभी नहीं होता है, अचानक से ये वेरिएशन आ जाए, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं म्यूटेशन की वजह से। तो कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का आया था म्यूटेशन थ्योरी से, डार्विन की थ्योरी से म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। डार्विन ने बोला था, हाँ डार्विन ने ये बोल दिया था भैया के वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। डार्विन की बात करते हैं हम। डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा था कि जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन मतलब किसी भी स्पीशीज का, पहले कोई और पुरानी स्पीशीज थी, उन्होंने अपने आप को इवोल्यूट किया, बदलाव किए, चेंजेस किए, उनकी बॉडी में चेंजेस हुए, उसके बाद वो एक बेहतर और नई स्पीशीज बनी। उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो इवोल्यूशन हो रहा है इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएशन। उनके कहने का मतलब था कि वेरिएशन जो होता है उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन हम आज जानते हैं कि इवोल्यूशन कब होता है? कोई भी एक पॉपुलेशन है उसमें अचानक से आपको कोई बदलाव दिखाई दे जाए किसी मेंबर में, और फिर अचानक से कुछ हजारों साल बाद बदलाव फिर से वैसा का वैसा हो जाए, फिर कोई चेंज आ जाए, फिर कोई चेंज आ जाए, तो ये होता है एक सडन, सडन अचानक से कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से
इवोल्यूशन होता है, ना कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक सडन चेंज है। म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज। कैसा होता है ये? डायरेक्शनलेस। इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है भैया, कि भैया अगली स्पीशीज में कोई म्यूटेशन, कोई अचानक से बदलाव हो गया है तो फिर उसकी अगली स्पीशीज में, उसकी अगली स्पीशीज, जनरेशन टू जनरेशन होता जाएगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। म्यूटेशन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमेशा डायरेक्शन लेस होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज मेंबर है उसी में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, वो पर्टिकुलर जनरेशन म्यूटेशन शो कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो म्यूटेशन के बारे में क्या बताया कि इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, नॉट द वेरिएशन। ठीक है, पहली बात तो म्यूटेशन थ्योरी में ये कही गई। दूसरी बात कहा गया कि म्यूटेशन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कभी दिखेगा आपको म्यूटेशन, फिर से कोई चेंज हो गया तो फिर से नहीं दिखेगा आपको म्यूटेशन, फिर दिखेगा आपको म्यूटेशन। तो ये डायरेक्शन लेस होते हैं, ये सडन होते हैं। अचानक से आपको किसी पॉपुलेशन में या अचानक से आपको किसी स्पीशीज के मेंबर में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की स्पीशीज के मेंबर में, किसी में इंडिविजुअल में आपको दिखाई दे जाए म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया, जो अचानक से होता है और जो हमारे जेनेटिक लेवल पर होता है। देखो जेनेटिक लेवल पर हमारे जीन्स में अगर कोई बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से हमारे में म्यूटेशन होता है। समझ में आ गया? ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, मैंने आपको पहले भी बताया था, ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, पहली दो थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लेमार्क की थ्योरी थी अबाउट एवोल्यूशन, है ना, एक डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन, और फिर म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया, डेफिनेशन बताया, इट इज अ सडन चेंज विच इज डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूअस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज और अ पॉपुलेशन इज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन लीड्स टू एवोल्यूशन, नॉट द वेरिएशन। समझ में आया? म्यूटेशन की वजह से, सडन चेंज की वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक प्लांट है, एक पौधा है जिसका नाम होता है इवनिंग प्राइमरोज। मतलब एक ये बहुत ही कॉमन सा एक गार्डन प्लांट होता है, जैसे नॉर्मली लोग अपने गार्डन में या बगीचे में लगाते हैं, फूलों का एक पौधा होता है इवनिंग प्राइमरोज जिसको हम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है, अगर आप साइंटिफिक नेम देखोगे तो इसका नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, इन्होंने इस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था कि जो अचानक से इस पौधे में म्यूटेशन दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने इंड्यूस किए थे, जबरदस्ती किए थे, इसीलिए उनको म्यूटेशन दिखाई दिया, और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि देयर इज अ सडन चेंज। इतना ही आपको देखना है म्यूटेशन थ्योरी में। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था डार्विन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी जिसमें उन्होंने क्या बताया था, बहुत सारी बातें कही थी अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने बात की थी, इनहेरिटेंस की बात की थी, वो कैरेक्टर्स जो हमारे जर्म लेवल पर जाते हैं, जर्म प्लाज्म में जाते हैं, वो इनहेरिट होते हैं। डार्विन ने ये बताया था, डार्विन ने अपने फिंचेस का एग्जाम्पल दिया था, प्लस एक और हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है आज के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखना ध्यान से। क्या कहा था नेचुरल सिलेक्शन वाले पॉइंट में डार्विन ने? इन्होंने कहा था जो स्पीशीज एनवायरनमेंट के लिए बेटर सूटेबल होगी, या जो अपने आप को बेटर फिट बना लेगी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो सरवाइव कर जाएगी। ऐसी बात उन्होंने कही थी, जो फिट होगी वो सरवाइव कर जाएगी, जो अनफिट होगी वो एनवायरमेंट में से एलिमिनेट हो जाएगी। इनके कहने का मतलब था विच मींस एनवायरमेंट क्या है? नेचर है। नेचर सिलेक्ट करती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, वही एग्जिस्ट करेगी जो उस एनवायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट वाज गिवन बाय डार्विन, और डार्विन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, तो डार्विन ने खुद दिए थे, फिर बाद में देखा गया कि एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा गया नेचुरल सिलेक्शन का, जहां पर नेचर सिलेक्ट करती है। ठीक है, ये कहां से आया है कॉन्सेप्ट? फ्रॉम द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
बाय डार्विन। सिंपल सी बात है, डार्विन ने जो अपनी कहानी में कहा था उसी का एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल का नाम है इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। समझ में आया? इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बोल दिया, तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ कि भाई हम दो अलग अलग टाइम में, दो अलग अलग टाइम फ्रेम में एक कंडीशन को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी कंडीशन? सपोज कर लो आई एम टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं, 19वीं सदी। ठीक है, 19th सेंचुरी में एक जगह है इंग्लैंड, एक देश है इंग्लैंड में, एक जगह है जिसका नाम है, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। ध्यान से समझना, नेचुरली सिलेक्ट हो रही है स्पीशीज। देखना, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है बर्मिंगम। हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, 19वीं सदी में। बर्मिंगम नाम की जो जगह है वहां पर कंडीशंस देखते हैं। वो जो जगह थी वहां पर पहले कोई भी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री होती है, कोल इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, तो उस एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना ज्यादा पॉपुलेशन है, कोई रहने नहीं जाएगा। लोग काम के लिए ही तो दूसरी दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर काम ही नहीं है तो लोग क्यों रहेंगे? तो कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पर, है ना? कोई लोग नहीं है वहां पर, यानी कि कोई पोल्यूशन भी नहीं है वहां पर। तो वो एरिया कैसा है? ग्रीनरी वाला एरिया है। ठीक है, तीसरी बात हम यहाँ पर लिखते हैं, बहुत सारे वहां पर प्लांट्स हैं। आराम से उन प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं लाइकेन। अब थोड़ी सी बात ये भी समझ लेते हैं, लाइकेन की हम बात करते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं आपको पता है? फंजाई और एल्गी, आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा अपनी बुक में। फंजाई और एल्गी का जो रिलेशनशिप होता है, जिस रिलेशनशिप में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल कहाँ किसे कहते हैं हम? जहां पर दोनों की मर्जी हो, दोनों की सहमति हो, दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो लाइकेन्स क्या होते हैं? देखो, लाइकेन एक्चुअली में फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, क्या होता है, ये दोनों एक साथ क्यों क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। ये एक साथ इसीलिए रहने लगे क्योंकि फंजाई को जरूरत थी खाने की, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। एल्गी को जरूरत थी घर की, इसके पास कहीं घर नहीं था। तो एल्गी ने कहा, बहन फंजाई, क्या तू मुझे अपने ऊपर रहने देगी, शरण देगी? फंजाई ने कहा, ऐसे कैसे दे दूं, मुझे भी तो बदले में कुछ चाहिए। फंजाई ने बोला, एक काम कर, तो तुझे मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि तू अपना खाना खुद बना सकती है। इस तरह से दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फंजाई ने बोला, फंजाई क्या देता है? हैबिटेट देता है, घर देता है। और एल्गी क्या देता है? फूड देता है फंजाई को। तो इस तरह से दोनों ने समझौता कर लिया, ठीक है, दोनों को रहने की भी जगह है और खाने की भी जगह, और कुछ तो चाहिए नहीं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेंस। और लाइकेंस की एक बहुत खास बात होती है, दे ग्रो, अच्छा एक वर्ड कहा जाता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट, नहीं, लाइकेन कभी भी ऐसे एरिया में नहीं पाया जाएगा जहां पर पोल्यूशन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, लाइकेन नेवर ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब लाइकेन के बारे में एक और बात बता देती हूँ। एक्चुअली में लाइकेन छोटे छोटे, सॉरी हाँ, लाइकेन कैसा दिखाई देता है? ऐसे मानो ये ग्रीन कलर का मैंने छोटे से ये बना रही हूँ मैं, ये ग्रीन कलर के है, ठीक है, और इसके ऊपर रहने लगती है एल्गी। ठीक है, एल्गी भी यहाँ पर रह रही है ऐसे, काफी सारी जगह पर ऐसे। ठीक है, अब हुआ क्या है, एक्चुअली में ये जो अपीयरेंस होता है आपको दिखाई देता है लाइकेन का, वो होता है थोड़ा सा ग्रेइश। समझ में आ रहा है? ग्रेइश कलर का लाइकेन, अगर जैसे लाइकेन में कहां पर, लाइकेन भी कहां पर रहते हैं? पेड़ों के ऊपर। समझ में आया? तो क्या हुआ, लाइकेन मैंने बोला ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होते हैं, और यहाँ तो कोई पॉल्यूशन नहीं था, तो आराम से यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे थे, जितने भी प्लांट्स लगे थे, उन सभी के ऊपर क्या कर रहे थे? लाइकेन ग्रो कर रहे थे।
प्लांट्स में, प्लांट के जो स्टेम थे, जैसे ये रहा एक पौधा, इसका जो स्टेम है इसके ऊपर लाइकेन ग्रो कर रहे थे, और ग्रो करते हैं ना तो लाइकेन कैसे दिखते हैं, व्हाइटिश और ग्रेश कलर के दिखाई देते हैं। समझ में आ गया, व्हाइट व्हाइट कलर के। तो यानी कि पेड़ के जो बार्क थी, सॉरी पेड़ के जो स्टेम है उसके ऊपर हमें सफेद सफेद कलर की चादर दिखाई दे रही है, ग्रे सी कलर, सफेद सी कलर की। किसकी वजह से, क्योंकि लाइकेंस वहां पर ग्रो कर रहे थे। ठीक है भैया। अब एक और चीज पाई जाती है, वहां पर देखा गया कि एक मॉथ पाया जाता है। मॉथ मतलब जैसे मानो बटरफ्लाई, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के जो अंडे में से बच्चे निकलते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, हल्के से बड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉथ। ठीक है, थोड़े से यंग स्टेज में आते हैं, एडल्ट नहीं बनते, उन्हें हम मॉथ कहते हैं। फिर आगे जाके वो पर्टिकुलर बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, कोई और इंसेक्ट है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले उनको हम मॉथ कहते हैं। तो वहां पर हमें मॉथ दिखाई दिए, उस एरिया में मॉथ पाए जा रहे थे, और उन मॉथ का नाम क्या था, यहाँ पर तीसरी कंडीशन लिखती हूँ। और क्या पाया जा रहा है यहाँ पर पाए जाते हैं मॉथ। पता चल गया मॉथ क्या है, बच्चे। ठीक है, मॉथ की दो स्पीशीज थी वहां पर, एक थी ग्रे कलर की और एक थी ब्लैक कलर की। ठीक है, अब ग्रे कलर की और ब्लैक कलर की स्पीशीज थी वहां पर। एक का नाम होता है, ग्रे कलर की जो थी इसका नाम है पिस्टन। अच्छा, आपसे उसमें पूछा जाता है नीट में, पिस्टन बिटुलेरिया नाम की जो मॉथ पाया जा रहा था, मॉथ की जो स्पीशीज थी उसका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया। ये ग्रे कलर की दिखती थी। ठीक है, ब्लैक कलर की जो थी इसका नाम था बिस्टन कार्बोनेरिया। ठीक है, ये ब्लैक कलर की थी, दोनों मोथ ही थे, सेम स्पीशीज है। देखो बिस्टन बिस्टन दोनों का, बस जीनस अलग अलग है। चलिए, ये दो तरह की स्पीशीज पाई जाती थी। लेकिन 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी जब वहां पर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, लाइकेंस आराम से ग्रो कर रहे थे, तो पेड़ जो थे, आपको पता है पेड़ के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, पेड़ का तना है ना। अब उस तने के ऊपर ग्रे कलर के मॉथ बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, इस व्हाइट कलर के ऊपर अगर मैं व्हाइट कलर से लिखूं, क्या आपको विजिबल होगा, नहीं विजिबल होगा ना। तो देखो, पेड़ था, पेड़ के ऊपर लाइकेंस ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से पेड़ का तना कैसा हो रहा था, व्हाइट ग्रेश टाइप का हो रहा था। अगर उस ग्रेश टाइप के पेड़ के तने के ऊपर अगर ग्रे कलर के बिस्टन बिटुलेरिया नाम के मॉथ बैठेंगे तो क्या विजिबल होंगे किसी को, बिल्कुल विजिबल नहीं होंगे, कैमोफ्लॉज कर जाएंगे, है ना, अपने आप को बचा पाएंगे वो इस तरीके से, बैकग्राउंड सेम होने की वजह से। तो क्या होता था, जो बड़ी बड़ी चिड़िया होती थी, प्रीडेटर होते थे, वो ग्रे कलर के मॉथ को ढूंढ ही नहीं पाते थे। क्यों, क्योंकि वो तो ग्रे कलर का जो लाइकेन ग्रो कर रहा है उसके बैकग्राउंड से उनका कलर मैच कर रहा था और वो कैमोफ्लॉज कर जा रहे, राइट। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ग्रे कलर के, इस टाइम पर ग्रे कलर के मॉथ बहुत सारे प्रेजेंट थे। ठीक है, बिस्टन बिटुलेरिया ये बहुत ज्यादा थे, क्योंकि प्रीडेटर इनको ढूंढ के खा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर से एक और कंडीशन देखते हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर लाइकेन ग्रो कर रहे हैं, जिनकी वजह से बैकग्राउंड कैसा है, ग्रे हो गया है, व्हाइट हो गया है पौधों का। अब उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर के मॉथ बैठेंगे, यानी कि बिस्टन कार्बोनेरिया बैठेगा, छोटे 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 मॉथ, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं ये मान लो ब्लैक कलर है, मैं व्हाइट के ऊपर लिख रही हूँ, आपको इजीली विजिबल हो रहा है ना। अब जो बड़ी बड़ी चिड़ियाएं हैं उन्हें आसानी से दिखाई दे जाएगा, देखो वो बैठा है मौत, चलो खाने चलते हैं हमारा खाना। तो वहां पर ऐसी कंडीशन में 19th सेंचुरी में ब्लैक कलर के मौत वेरी फ्यू, बहुत कम थे। बहुत ही कम थे उस वक्त। समझ में आया, क्यों थे, क्योंकि इनको तो प्रीडेटर खा जाते थे, इनको वो ढूंढ ही नहीं पाते थे। ऐसा क्यों था, कंडीशन देखो ये थी। अब थोड़ा टाइम आया, 20th सेंचुरी आई। ठीक है, 20th सेंचुरी में इसी जगह पर एक इंडस्ट्री सेटअप हुई थोड़े टाइम बाद। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री थी ये कोल इंडस्ट्री थी। कोल का इस्तेमाल, जो होते हैं कोयले, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्यूल के, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, है ना। गाड़ियां चलती थी, ट्रेन चलती थी, आज के अभी तो प्रेस व्रेस, इन सभी में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा महंगी है। चलिए, तो कोल इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हुई, कोल इंडस्ट्री है। अब देखो कंडीशन यहाँ पर कैसे कैसे चेंज हुई।
पहली कंडीशन क्या थी, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री का सेटअप हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉल्यूशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कोल इंडस्ट्री है तो स्मोक बहुत सारा निकलेगा, है ना, पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ने लगा। अब इंडस्ट्री सेटअप हुई है तो वहां पर लोग रहना भी शुरू करेंगे, लोग रहेंगे तो गाड़ियां भी होंगी, गाड़ियां भी होंगी तो पॉल्यूशन भी होगा, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ। तीसरी कंडीशन क्या है, प्लांट्स बहुत सारे हैं, चलो ठीक है, प्लांट्स तो अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं अभी भी यहाँ पर। चौथी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर लाइकेंस उन प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे थे क्योंकि वहां पर पोल्यूशन नहीं था। लाइकेंस की खास बात होती ही यही है कि वहां पर पोल्यूशन नहीं होता है, वो वहीं पर ग्रो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन आ गया तो लाइकेन यहाँ से भाग जाएंगे, लाइकेन यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि पोल्यूशन आ गया है। प्लस क्या आ गया है, देखना, जो पौधे थे, प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए थे, ये जो प्लांट्स थे इनकी जो स्टेम है, तना जो है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का शूट डिपॉजिट होने लगा है, ब्लैक कलर का ये जो धुआं था ये डिपॉजिट होने लगा, समझ में आ गया। तो प्लांट जो है, प्लांट का स्टेम कैसा हो गया है, आप बोलोगे स्टेम ऑफ द प्लांट बिकम ब्लैक, काला हो गया है, ड्यू टू किसकी वजह से, स्मोक डिपोजिशन, जो धुआं आ रहा है पोल्यूशन की वजह से, वो पूरा धुआं कहां पर डिपॉजिट हो रहा है, प्लांट के स्टेम के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या है, दो स्पीशीज है, कौन कौन सी है, एक स्पीशीज है हमारी पिस्टन बिटुलेरिया और दूसरी स्पीशीज है हमारी यहाँ पर पिस्टन कार्बोनेरिया। ये ग्रे कलर का है भाई, है ना, ये ब्लैक कलर का है। अब क्या होगा भैया, ये बैठेंगे कहाँ पर, पेड़ के ऊपर। पेड़ का बैकग्राउंड कैसा हो गया है भैया, यहाँ पर बताओ, पेड़ का बैकग्राउंड तो मैडम हो गया है ब्लैक, किसकी वजह से, स्मोक की वजह से। अब अगर इस ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्लैक ही कलर के मॉथ बैठेंगे, सपोज ये ब्लू ब्लैक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मॉथ बना रही हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे कीड़े, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना, क्योंकि वो कैमोफ्लॉज कर जा रहे हैं किसके साथ, शूट डिपॉजिट होने की वजह से, धुआं डिपॉजिट होने की वजह से जो पेड़ है उसका तना काला हो गया है, तना काला हो गया है तो इसके ऊपर अब जो छोटे 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 बैठे हुए हैं मॉथ, वो दिखाई नहीं देंगे। अब प्रीडेटर को यहाँ पर अगर ग्रे कलर के मॉथ दिखाई देंगे, सपोज ये दे, तो ये तो उनको आसानी से दिखाई दे जाएंगे, है ना। ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर मैं व्हाइट कलर से लिखूंगी तो इजीली विजिबल होगा आपको, है ना। अगर ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्लैक ही कलर से लिखूंगी तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर के जो मॉथ थे ये विजिबल नहीं हो रहे हैं, किसको, प्रीडेटर को, तो वो अब ब्लैक वालों को नहीं खा पा रहे, है ना, वो किसको खा पाएंगे, ग्रे वालों को खा जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ग्रे कलर के जो मॉथ है इनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, और धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि इनका नंबर बढ़ने लगा। समझ में आया, यहाँ पर उल्टी कहानी थी उस वक्त, ये चेंज हुआ कैसे, एनवायरमेंट में चेंज हुआ। एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हुए, पोल्यूशन बढ़ा, कैमोफ्लॉज करना, ब्लैक वालों का कैमोफ्लॉज होना शुरू हो गया, व्हाइट वाले अपने आप को बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लॉज नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर व्हाइट वाले प्रीडेटर की चपेट में आने लगे, यहाँ ब्लैक वाले प्रीडेटर की चपेट में थे। तो ये क्या हुआ, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एनवायरमेंट में चेंज हुआ और एनवायरमेंट में उस वक्त जो अपने आप को बचा पाया, जो फिट था, वो सरवाइव कर गया। यानी कि यहाँ पर कौन अपने आप को बचा पाए, ब्लैक वाले मौत, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड से अपने आप को कैमोफ्लॉज कर पाए तो ये बच गए, व्हाइट वाले नहीं कर पाए तो वो उनको प्रीडेटर खा गए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज आप जानते हो हम कोल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, फैक्ट्रीज में कोल का इस्तेमाल कम किया जाता है, फैक्ट्रीज को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ, 21st सेंचुरी में एक और कंडीशन देखो यहां पर चेंज होती है। 21st सेंचुरी आई, ठीक है, अब कोल फैक्ट्री रिप्लेस हो गई इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री से, यानी कि जो बिजली से चलने वाली जो फैक्ट्री है उसने इसको रिप्लेस कर लिया। इलेक्ट्रिकल फ्यूल यहां पर इस्तेमाल करने लगे फैक्ट्रीज को रन कराने के लिए। तो फिर से क्या होगा,
धुआं कम होगा, यानी कि पोल्यूशन फिर से कम हो जाएगा। पोल्यूशन कम होगा तो वहां पर जो लाइकेंस है वापस से ग्रो करने लगेंगे पेड़ के ऊपर। लाइकेंस जब पेड़ के ऊपर ग्रो करने लगेंगे तो वापस से कंडीशन कौन सी रिवर्स हो गई आज के टाइम पर, ये वाली। लाइकेंस ग्रो कर रहे थे, फिर उनको ऑब्जर्व किया गया, उनको ऑब्जर्व करने के बाद देखा गया कि अब ग्रे कलर के लाइकेन फिर से बहुत सारे दिखने लगे, और ब्लैक कलर के लाइकेंस कह रही हूँ, ग्रे कलर के जो बिट्स्टन बिटुलेरिया है, मॉथ है, वो अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंडीशन फिर से रिवर्स। इंडस्ट्री वही है, बस इंडस्ट्री में फ्यूल चेंज कर दिया है। अब वहां पे कोल का इस्तेमाल ना करते हुए हम इलेक्ट्रिकल फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री को रन कराने के लिए। तो कंडीशन फिर से रिवर्स हो गई, तो फिर से यहाँ पर ग्रे कलर की मौत ज्यादा दिखाई देने लगे, ब्लैक कलर की मौत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर की मौत व्हाइट बैकग्राउंड में कैमोफ्लॉज नहीं कर सकते। कैमोफ्लॉज मतलब सेम बैकग्राउंड के लोग आपस में एक दूसरे, अब यहाँ पर व्हाइट है और अगर मैं यही व्हाइट कलर की शीट रख दूं तो आपको व्हाइट कलर की शीट और व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। जब हम बैकग्राउंड के साथ मैच करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बचा लेते हैं, जिससे हमारी पहचान नहीं हो पाती, उसे हम बोलते हैं कैमोफ्लॉज करना। जैसे आप गिरगिट का एग्जाम्पल सुनते हो, गिरगिट ज्यादातर क्या करता है, पीछे जो पेड़ पौधों के ऊपर जो बैकग्राउंड होता है उस वैसा ही अपना कलर गेन कर लेता है, कैमोफ्लॉज कर लेता है खुद को बचाने के लिए, ताकि प्रीडेटर उसको पहचान ना पाए, ताकि प्रीडेटर उसको खा ना पाए, ये लगे उसे कि ये तो पेड़ ही है, ये गिरगिट थोड़ी ना है ना। बिल्कुल ऐसी ही कहानी यहाँ पर हुई। ये एग्जाम्पल है आपके नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन ने जीते जी अपने एग्जाम्पल दिया था किसका, डार्विन फिंचेस का, जो मैंने आपको बताया था गैलापागो आइलैंड में, जो विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। उसके अलावा हमारे डार्विन की बात को सपोर्ट करने के लिए, डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन का इंडस्ट्रियल मिलानिज्म वाला क्वेश्चन आपके 12th में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है, और आपके नीट में तो आता ही आता है। अच्छा, नीट में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। आप बोलोगे मैम इनका तो कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी क्यों पूछते हैं, वो यही पूछ लेते हैं इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड और बर्मिंगम। इंग्लैंड में एक जगह है बर्मिंगम में, ठीक है। वो बोलेगा इंडस्ट्रियल मिलानिज्म हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका, बेसिक एग्जाम्पल, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। उसमें पूछा जाता है स्पीशीज का नाम, उसमें जो ग्रे कलर का मॉथ है, जो ग्रे कलर की स्पीशीज है, उसका नाम क्या है, बिस्टिन बिटुलेरिया, ठीक है। बिटुलेरिया ग्रे कलर है, कार्बोनेरिया ब्लैक कलर है। वो पूछेगा इंडस्ट्रियल मिलानिज्म में इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले कंडीशन क्या क्या थी, इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले कंडीशन क्या क्या थी, देयर वाज नो इंडस्ट्री, नो पॉल्यूशन, मैनी मोर प्लांट्स एंड लाइकेंस ऑन द प्लांट्स ड्यू टू विच ग्रे मॉथ कैन camouflage themselves, so they were greater in number। वो ऐसे पूछता है Biston Betuleria were higher in number before industrial setup in industrial melanism. What was the reason behind it? Because grey moth camouflage themselves against the grey background because of the lichen on the bark of the trees or on the stem of the trees, जिसकी वजह से वो कैमोफ्लॉज कर गए। वो बोलेगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हुआ क्या, व्हाट वर द चेंजेस। आप बोलोगे ग्रे नंबर के जो वो ग्रे कलर के जो मॉथ थे जो पहले ज्यादा पाए जाते थे, नाउ दे वर लेसर इन नंबर बिकॉज प्रीडेटर अटैक ऑन देम, and the black moth which were fewer in number earlier industrial melanism, now they are greater in number because they can camouflage themselves with the background of shoot deposition on the stem of the plants। समझ में आ गया। और आपको 12th के लिए ये पूरा एग्जाम्पल याद करना है। आप पहले अर्ली कंडीशंस बताओगे इन 19th सेंचुरी, अर्ली कंडीशंस क्या थी, अर्ली कंडीशन के बाद 20th सेंचुरी में वहां पर एक इंडस्ट्री का सेटअप हुआ, कंडीशंस क्या क्या थी, कंडीशंस की वजह से चेंजेस क्या क्या हो गए थे, वो आपको बताने सॉरी ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये है आपका एग्जाम्पल किसका, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म फॉर नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल आता है अगला, चलिए, तो ये हो गई 3 थ्योरी, ठीक है। एक थी म्यूटेशन थ्योरी, अभी तीसरी जो हमने पढ़ी। उसके अलावा उससे पहले आपने लेमार्क की थ्योरी पढ़ी, उससे पहले आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी। अब इन तीनों थ्योरीज का देखो, लेमार्क ने सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में बताया,
उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही, कुछ उनकी बातें एक्सेप्टेड नहीं थी, जैसे उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, है ना, तो वो तो अगस्त 20 में ने डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, उन्होंने बताया कि जिनका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बात की, तो ऑब्वियस सी बात है हम उनके कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। डार्विन ने क्या बात कही, डार्विन ने हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा। उस वक्त ये सब बातें किसी ने सोची नहीं थी। आज आप कहोगे मैम ये तो जेन्युइन सी बात है, जो बचेगा वो, लेकिन आप इसको समझ तो रहे हो, पर क्या आप इसको डॉक्यूमेंटली बता सकते हो डॉक्यूमेंट्री में कि भैया हाँ ऐसा कुछ होता है, इसको हम ये कह सकते हैं, ये ऐसा हुआ होगा इसकी वजह से, क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो विद इवोल्यूशन? नहीं कर पा रहे हो ना। तो इतना सेंस ऑफ एबिलिटी जब होगी तब आप बन जाओगे साइंटिस्ट। चलिए अगला, डार्विन ने हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया अबाउट वेरिएशन के बारे में, कि बदलाव होते हैं। हाँ जी, बदलाव होते हैं। देखो भैया, मैं मेरे पेरेंट्स से अलग हूं, मैं मेरे में वेरिएशन है, मैं मेरे पेरेंट्स से अलग हूं, इसका मतलब मैं ये थोड़ी ना कि मेरी वजह से इवोल्यूशन हो गया, मैं पैदा हुई तो इवोल्यूशन हो गया, है ना, कि भैया अलग ही एक स्पीशीज आ रही है, अलग ही दुनिया बन रही है, इंसान ने एक अलग विकास किया है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना भैया, ऐसे तो हर बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग ही पैदा होता है ना, दे आर नॉट आइडेंटिकल। वेरिएशन होता है क्योंकि मदर और फादर दोनों के जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन होता है वो मिक्स होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ पापा की तरफ से कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ मदर की तरफ से आते हैं, मिक्सिंग होती है, तो वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन कंटिन्यूअस है, ये लगातार वेरिएशन चलता है, लेकिन इसकी वजह से कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है कि भाई मेरी कोई जनरेशन पैदा हो उसकी वजह से इवोल्यूशन हो जाए, मनुष्य की प्रजाति में इतना बड़ा इवोल्यूशन हुआ है, प्राणु शर्मा के बच्चा हुआ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इसकी मेरे होने की वजह से हमारी ह्यूमन स्पीशीज में कोई अंतर नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई एक अलग आइडेंटिटी नहीं हुई है। वो तब होगी जब हमारे जेनेटिक लेवल में अचानक से एक ऐसा चेंज हो जाए जिसकी वजह से एक अलग ही स्पीशीज जनरेट हो, है ना, उसे हम बोलेंगे म्यूटेशन। अचानक से आपको दिखाई दे जाए कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी 3 आंखें हैं, और वो 3 आंखें एनवायरनमेंट के लिए जरूरी थी, ऐसा ऐसा चेंज हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से ये म्यूटेशन होना जरूरी था। ऐसा कभी हुआ है क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख चली आ रही है, पता नहीं आगे क्या कंडीशंस होंगी, पता नहीं किस वजह से हमारे किसी जनरेशन में सडन चेंज हो जाए, उसके जीन्स में, उसके डीएनए में सडन चेंज हो जाए, इसकी वजह से हमारी ह्यूमन की कोई अलग ही स्पीशीज आगे निकल के आ जाए अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। दैट वुड बी म्यूटेशन। समझ में आया? और म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट डार्विन ने नहीं बता पाया, इसीलिए उसको बताने के लिए आई अगली थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डे वरीज। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में म्यूटेशन के बारे में बताया कि भैया म्यूटेशन का डेफिनेशन ये होता है, जब तक आपके जेनेटिक लेवल पर चेंज नहीं हो रहा है तब तक वो एवोल्यूशन नहीं होगा। वेरिएशन हो सकता है आपकी बॉडी में, आप अलग हो सकते हो, लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपके जनरेशन में जाए ही जाए, उसका कोई ना कोई एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। म्यूटेशन समझ में आ गया, नेचुरल सिलेक्शन का बेहतर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपके एक और कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। एक है एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के, एडेप्टिव रेडिएशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये बचा हुआ है। हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल बचा हुआ है, उसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन बचा हुआ है। ये 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। इन तीनों टॉपिक को हम 3 दिन में कवर कर लेंगे, अगर आप साथ देंगे तो 3 दिन में कवर हो जाएगा, अदरवाइज ह्यूमन इवोल्यूशन काफी बड़ा है तो उसको हम 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ते जाएंगे कि आज से 1000 साल पहले जो इंसान आया था वो कैसा दिखता था, उसका क्या नाम रखा गया, कहाँ से हमें वो फॉसिल आज के टाइम पर मिला है, कितना पुराना है, बच्चे का है, मेल का है या फीमेल का है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और किस जगह से मिला था। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पीपीटी में आपको दिखाते हुए पढ़ाऊं क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, लिटिल बिट ह्यूमन का इवोल्यूशन, बट आई शो यू द पिक्चर्स कि कैसे हमारे सबसे पहले पूर्वज ऐसे दिखाई देते थे और आज हम में और उनमें क्या सिमिलैरिटी है, कैसे आप पता लगाते हो। ठीक है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप सभी मेरे साथ क्लास 12 की तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए क्योंकि आपके मिड ऑफ द फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आपको जनवरी एंड में आते आते सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, इस चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और फिर आपसे कल मिलूंगी, इसके आगे वाला लेक्चर आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। कल मिलेंगे हम फिर से। ठंडी में थोड़ा अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।